हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक जो होता है उसमें ग्रुप K2, ठीक है ना, ग्रुप K के अंतर्गत जो हमारा K2 ग्रुप आता है, ठीक है ना। K2 ग्रुप किसके लिए होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ी चीज़ें स्टार्टिंग में, सबसे पहले मैं बता दूँ मेरा मोटो क्या है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको जो K2 ग्रुप होता है उसके जो जितने भी आपके टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं सभी कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ कि ये जो K2 ग्रुप होता है, K2 ग्रुप के सिलेबस की बात करें तो दोस्तों ये रहा उसका सिलेबस भी एक नज़र मान लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा आपका टाइम दूंगा, देख लीजिए। सबसे पहले जो खंड का होता है, खंड का में क्या आता है आपका? तो खंड का में हाई स्कूल स्तर की गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आता है, जिसमें से 40% यानी कि 40 क्वेश्चन रहते हैं। खंड 2 में 60% क्वेश्चन इंजीनियरिंग से रहते हैं, यानी कि जो जिस फील्ड से आप भरते हैं, यानी कि जैसे अगर K2 ग्रुप है तो आपका इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों K2 ग्रुप आज मैं सबसे पहले आपको बता दूं, K2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रिकल के लिए होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में K2 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रिकल का होता है, दोस्तों आप सभी को पता होगा 60 क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने बता भी दिया जैसे कि, यानी कि अगर मैं 60 × 4 करूं, यानी कि जैसे 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 240 नंबर केवल आप इलेक्ट्रिकल से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपको मैं गारंटी से बता देता हूँ, आपके 200 से प्लस नंबर, 200 से ऊपर नंबर गारंटी के साथ इस क्लास से आपके आने वाले हैं। जब आप अभी एग्जाम देकर जब आना और एक एक क्वेश्चन मैच कर लेना कि ये क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया था या नहीं किया था, तो शॉर्ट में सब कुछ आपको कंप्लीट एक एक बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो K2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रिकल का, उसका सिलेबस क्या होता है। मैं पहले सिलेबस दिखा देता हूँ, उसके बाद क्लास को चालू करता हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो इंजीनियरिंग वाला जो है हमारा पोर्शन, यानी कि खंड खा है या फिर सेक्शन बी की बात करें, तो उसमें से पहला जो इलेक्ट्रिकल का जो चैप्टर होता है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रारंभिक वैद्युतीय इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग एक तरह से बेसिक इलेक्ट्रिकल से कह सकते हैं। दूसरा जो चैप्टर होता है वो होता है वैद्युत मापक यंत्र। तीसरा होता है वैद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। चौथा चैप्टर आपका होता है प्रदीप्त, जिसे हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में सुविधा हो रही तो मैं इंग्लिश में भी टर्म को बताते जाऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही ये रहेगा वीडियो, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पांचवा जो चैप्टर होता है आपकी एसी मशीन होती हैं, सभी कुछ मैं डिस्क्राइब करते हुए जाऊंगा और इंपॉर्टेंट हर एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स रहेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो की रीच होगी और उन बच्चों की हेल्प हो पाएगी, ठीक है ना। इसके बाद सातवां चैप्टर आपका होता है एसी एंड एसी पर्पज से। आठवां चैप्टर आपका होता है वैद्युत चुंबकत्व से। किससे होता है? वैद्युत चुंबकत्व से। नौवां चैप्टर की बात करें तो नौवां चैप्टर हमारा होता है संधारित्र का विवरण, ठीक है ना। 10वां चैप्टर हमारा है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव एवं वेल्डिंग, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो 11वां चैप्टर होता है दोस्तों, 11वां चैप्टर है हमारा प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारा जो 12 चैप्टर है वैद्युतिकी उपकरण। तो इस तरीके से 12 चैप्टर आपके जो K2 ग्रुप होता है उसमें होते हैं। अब सभी के मैं शॉर्ट में किस तरीके से आपको, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बेसिक जो वन लाइनर पॉइंट है और इंपॉर्टेंट फार्मूले हर एक टॉपिक से और कहाँ से किस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल या फिर वन क्वेश्चन बनेगा, सभी कुछ समझाता हुआ जाऊँगा दोस्तों। इस आज की इस वीडियो में कंप्लीट K2 ग्रुप की अब कोई क्लास आपको लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपने ले भी रखी है तो आपके रिवीजन के लिए भी बहुत ही बेस्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे आप एक कॉपी में लिखते जाइए तो आपके फार्मूलों का रिवीजन हो जाएगा। अगर आप ट्रैवलिंग करते हुए देख रहे हैं तो आप सिंपल सा इसको 1.25x पे देखते जाइए, बस आपको कुछ नहीं करना। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन ये जब उपलब्ध करवाऊंगा जब इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा पहला, देखिए यहाँ पर फार्मूला है कूलाम का नियम। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, हर एक चीज़ में डिस्क्राइब करते हुए जाऊँगा। तो हो सकता है दोस्तों पहले ऐसे आ जाए कि कूलाम का नियम के अनुसार या फिर कूलाम का फार्मूला कौन सा हो। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कूलाम का फार्मूला होता है। या फिर पूछा जाएगा कि जो बल की यूनिट क्या होती है, तो बल की यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन होती है। एक तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ये फार्मूला डायरेक्ट आ जाता है F बराबर 1/4πε0, ठीक है ना, Q1 Q2/r²। अब यहाँ से ये आ जाता है कि अगर आप दूरी को अगर बढ़ाएंगे तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दो चार्ज यानी कि चार्ज अगर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि आवेश बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा या बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपके 1 2 3 4 एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद अगला देख लीजिए, अगला फार्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, दो फार्मूले होते हैं, याद रखना। एक तो फार्मूला हमारा होता है Fe बराबर F/Q। देखिए दोस्तों यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, इतना एक फार्मूला तो ये होता है E बराबर F/Q। ये कैसे होता है, इसमें से ऐसे आ जाएगा कि अगर हम वैद्युत
कुल वैद्युत बल बढ़ाएंगे तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी। तो देखिए दोस्तों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप अगर एफ का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान भी बढ़ेगा, अगर इसमें एफ का क्यू का मान घटाएंगे तो ई का मान बढ़ेगा। तो इस तरीके से तो आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो संबंध होता है और बल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद अगर बात करें फार्मूला इस तरीके का, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, अगर कोई चार्ज यानी कि कोई आवेश किसी बिंदु से आर दूरी पर स्थित है, देखिए आर दूरी पर स्थित है, तो पूछ लिया गया इस बिंदु पर यानी कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये वाला आपका फार्मूला लगाना है। अगर इसे न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इसे डायरेक्टली इस तरीके से आ गया कि अगर हम आर का मान बढ़ाते हैं तो किस तरीके से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगा या बढ़ेगी, ये इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। इसका इसका फार्मूला इस यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमारा यूनिट क्या होती है, तो दोस्तों होती है न्यूटन पर कूलम। क्या होती है दोस्तों? न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला फार्मूला देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका फार्मूला होता है हमारा डी बराबर क्यू अपन ए। क्या होता है दोस्तों? डी बराबर क्यू अपन ए। दोस्तों एक एक पॉइंट देखते जाइएगा, हर चीज़ अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिख देना, ठीक है ना, वो चीज़ें मैं आपको कमेंट्स में आंसर दे दूंगा, या फिर बहुत ज़्यादा होगा तो शॉर्ट में मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है एक तो घनत्व, समझ लीजिए। ठीक है ना, घनत्व मतलब क्या होता है? एक एरिया में होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के दो फार्मूले होते हैं, दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना, डी बराबर क्यू अपन ए। अब यहाँ पर ये दे दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन इस तरीके से भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि क्यू का मान दे दिया गया और आपको ए का मान दे दिया गया, और आपसे पूछा गया कि उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि वैद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होगा। या फिर दूसरा ये फार्मूला भी होता है डी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ठीक है ना, तो अगर ई का मान बढ़ाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ेगा। इसके बाद अगला फार्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम लोग वैद्युत विभव के नाम से भी जानते हैं। वैद्युत विभव का फार्मूला देखिए दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाता है वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, ये एक फार्मूला होता है। और एक फार्मूला हमारा ये भी होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। इसका जो हमारी यूनिट होती है यानी कि जो इकाई होती है, तो वो होती है हमारी जूल पर कूलम। किसकी? वैद्युत विभव की। किसकी? वैद्युत विभव की, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये पूछ लिया गया कि अगर इसका फार्मूला भी आप सब इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो वैद्युत विभव की क्या होता है कि किसी एक बिंदु से लाए गए चार्ज को किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना, अगर कोई यहाँ सपोज मान ली यहाँ पर एक बिंदु चार्ज है और इसको अगर एक यहाँ आर दूरी तक लाते हैं, तो इसमें जो किया गया कार्य वही हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है, अगर हम लोग इकाई चार्ज को। ठीक है ना, अब बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट का मतलब सिंपल सा मतलब होता है एक तरह से दूरी। तो विभव प्रवणता क्या होती है, जैसे हम लोग हिंदी में विभव प्रवणता बोलते हैं। तो दूरी के सापेक्ष विभव में जो हमारा परिवर्तन होता है उसे हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है ना, इसकी जो यूनिट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर। क्या होती है दोस्तों? वोल्ट पर मीटर। इसके बाद हमारा आता है इसको, हाँ, अगर पूछा एक चीज़ और बता दूं, जो दोस्तों हमारा वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव जो होता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग इसे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलें। ये भी हमारा एक तरह से वैद्युत पोटेंशियल विभव प्रवणता ही है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। लेकिन वहाँ पर ई बराबर माइनस डी वी अपन डी आर हो जाता है। तो देखिए, अगर हो सकता है कि फार्मूला आपको इस तरीके से दे दे कि ई बराबर डी वी अपन डी आर, ठीक है, एक में माइनस लगा दे, तो ये याद रखना। देखिए माइनस प्लस का भी काफ़ी सारा खेल होता है, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। बात करते हैं अगला हमारा है निरपेक्ष व सापेक्ष वैद्युतशीलता में क्या संबंध होता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, यहाँ से आ भी जाता है। निरपेक्ष तथा निरपेक्ष को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? तो एप्सिलॉन से। और सापेक्ष वैद्युतशीलता यानी कि किसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग ई आर से रिलेट करते हैं। ये ई नॉट क्या है? तो ये हमारी वायु के सापेक्ष वैद्युतशीलता है, जिसका मान ये देख लीजिए, इसका मान कितना होता है। ई नॉट का मान कितना होता है? 8.8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ठीक है ना, अब यह फिर ऐसे पूछ सकता है, ये तो आपको पूरा मान भी पूछ सकता है, या फिर इसकी इकाई पूछ सकता है कि जो हमारी वायु की वैद्युतशीलता होती है वो कितनी होती है, या फिर उसकी इकाई क्या होती है, इस तरीके से। और ये भी पूछ सकता है कि उसकी विमा क्या होती है। तो विमा दोस्तों आप लोगों को जरूर पता करके मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है ना, अब अगले यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे मैंने देखिए, ये सारे दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, कि आप, मैं गारंटी से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ये आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने पढ़ भी रखा है तो दोस्तों आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक होगा ये वीडियो। अब नोट पॉइंट क्या है देख लीजिए।
जैसे अभी मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होता है ना, ये मैंने अभी बताया था ना, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक ना। तो ये वही, ये उसी पॉइंट को लिख दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र को किसी हम लोग डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता विद्युत तीव्रता विद्युत क्षेत्र के सॉरी विद्युत तीव्रता ये ई है, ये विद्युत तीव्रता किसके विभव प्रवणता के बराबर होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि विद्युत तीव्रता ई का मान तथा वैद्युत फ्लक्स घनत्व ये दोनों ही सदिश राशि। देखिए बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है ना। कि विद्युत जो तीव्रता होती है विद्युत फ्लक्स घनत्व की कैसी होती है, दोनों कैसी राशियाँ हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना दोनों ही सदिश राशियाँ हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर कि विद्युत तीव्रता ई का मान जो होता है सॉरी ई का विद्युत तीव्रता ई का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। ध्यान रखते जाना दोस्तों, ये सब सारे पॉइंट्स ध्यान रखते जाना, ठीक है ना। अगर आप एक जगह नोट करना चाहें तो आप नोट भी करते रहिए, ठीक है, अदरवाइज ध्यान से सुनते रहिए। कंडक्टिंग गोले के अंदर विद्युत विभव का मान कितना होता है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना जो एक कंडक्टिंग का मतलब होता है चालक गोला, चालक गोले के अंदर विभव का जो मान होता है दोस्तों हमेशा याद रखना वो नियत रहता है। लेकिन आगे याद रखना एक ये पॉइंट, ये दोस्तों बहुत आता है बहुत, ठीक है ना, ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी चालक गोले के अंदर विभव का मान तो हमारा नियत रहता है, लेकिन उसके अंदर विद्युत जो तीव्रता होती है और विद्युत फ्लक्स होता है और आवेश, ये तीनों की ही वैल्यू कैसी रहती है दोस्तों, याद रखना तीनों की वैल्यू हमारी कैसी रहती है, तीनों की वैल्यू शून्य रहती है। यानी कि किसी भी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, ठीक ना, या फिर विद्युत तीव्रता जिसे हम लोग बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर विद्युत तीव्रता, विद्युत फ्लक्स और आवेश सब सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, शून्य होते हैं। लेकिन उसका अंदर जो विभव होता है उसका मान कैसा होता है, नियत होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला फार्मूला देख लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी डी बराबर म्यू इंटू ई, क्या होता है म्यू इंटू ई, म्यू इंटू क्या होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब देखिए कुछ चीज़ें मुझे हिंदी में तो नहीं तुरंत इंस्टेंट याद आ पाती, वो इंग्लिश में ही मुझे याद रहती, लेकिन हाँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही की तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इसका हिंदी टाइप कर आपको आंसर टाइप भी मतलब हिंदी भी बता दूंगा, ठीक है। सिंपल सा अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, तो दोस्तों एक तो करंट हम लोग क्यू बराबर आई टी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्या बराबर पढ़ते हैं क्यू बराबर आई टी या फिर आई बराबर क्यू अपॉन टी पर। एक ये ड्रिफ्ट करंट आई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी। अब एन क्या है, तो एन होता है दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई होता है एक इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो चार्ज होता है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई मैंने बता दिया उसका चार्ज जो वैल्यू है, ए का मान क्या होता है, ए का दोस्तों एरिया होता है, वी डी क्या होता है वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वेग। अब करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, करंट ये याद रखना, देखिए दोस्तों याद रखना यहाँ से ये इतने से फार्मूला भी आने का काफ़ी, देखिए करंट का सबको पता होता है लेकिन यहीं से पूछा था कि करंट डेंसिटी का बताइए, तो याद रखना करंट डेंसिटी का मतलब मैंने डेंसिटी का मतलब बताया था ना, घनत्व होता है, घनत्व कैसे एक एरिया के स्पेसिफिक में देखा जाता है, इस वजह से याद रखना हमेशा वहाँ पर अगर कहीं पर भी घनत्व की बात आ जाए तो वहाँ पर डेंसिटी की बात आ जाए तो वहाँ पर एरिया का जिक्र जरूर होगा। तो जे बराबर फॉर्मूला होता है आई अपन ए, क्या होता है जे बराबर आई अपन ए। इसको हम लोग और भी फॉर्मूले दो और भी फॉर्मूले होते हैं वो देख लीजिए दोस्तों कौन कौन से वो फॉर्मूले होते हैं हमारे। तो एक फार्मूला हमारा होता है, एक तो हमारा होता है ये एन ई वी डी, क्या होता है एन ई वी डी, और दूसरा होता है हमारा एन ई म्यू ई, ठीक है ना, एन ई म्यू, ये सारी एक दूसरे से ही डेरिवेट होते हैं। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेरिवेट करने का चांसेस नहीं वो नहीं है, बस आपको ये चीज़ें बस याद रखनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास, देखिए मैं तो ये काफ़ी दिन पहले वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, अगर आप बार बार इसी वीडियो को देखते रहें या फिर एक अगर आप लिख लीजिए किसी पेज में और उसको बार बार रिविजन करते रहें, और अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है बस तो उनसे देखते जाइएगा कि अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इसी वीडियो से मैच, हर एक क्वेश्चन मैच खा रहा होगा, ठीक है ना। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो इस वीडियो से मैच ना खाए जरूर मुझे कमेंट में बताए कि सर ये ऐसा क्वेश्चन था और ये मैच नहीं खाया था, ठीक है, उसको मैं बता दूंगा कहाँ से मैच खा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला है यहाँ पर करंट डेंसिटी, किसके याद रखना हमेशा कि करंट डेंसिटी जो होती है वो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके डायरेक्टली कैसी प्रोपोर्शनल होती है। याद रखना दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट, एक तो ये फार्मूला सीधे डायरेक्ट होता है और इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद यहाँ पर सिग्मा देख लीजिए, एक तो म्यू होता है एक सिग्मा, ये जो साइन है, ठीक है ना, ये क्या है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होता है, रजिस्टिविटी ये होता है हमारा रो, ठीक है ना, आप सभी को पता है ये किसका साइन है, रो का, और ये हमारा सिग्मा का। तो रो बराबर, ठीक है ना, रो बराबर 1/सिग्मा
ठीक है ना, ये बोल दीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर 1/n म्यू, ठीक है ना। म्यू का मतलब मैंने बता दिया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेबल्स की। सबसे पहले तो देखिए ऐसे भी आ सकता है कि अगर आपको कोई मेटल पूछ लिएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आप सभी को पता होगी। देखिए ऐसे हो सकता है आपसे डायरेक्ट ये तो नहीं पूछा जाएगा। देखिए आपके, मैं बता दूं आपके एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग कि आपसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, लेकिन उसमें से 4 धातु दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें पूछेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, इस तरीके से दे सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए। मैं बस कंपेरिजन टाइप का थोड़ा सा बता दूंगा कि किसका सबसे ज़्यादा और किसका कम होता है। तो इस चीज़ में देख सकते हैं सबसे पहले तो कि जो बल्ब वगैरह में जो मटेरियल यूज होते हैं उनका जो ताप होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे यहाँ पर एक तो देख लीजिए क्रोमियम। जो तंतु होता है किसका बना होता है, नाइक्रोम या फिर क्रोमियम का। तो देखिए अगर कहीं पर जैसे चांदी दिया है, शीशा दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, तो इनका तो कम ही होता है। लेकिन ये क्या करेगा, ऐसे देगा, फिर एक में ऑप्शन दे देगा क्रोमियम, ठीक है ना। ऐसे दे दिया, एक में एल्यूमिनियम, एक में शीशा, एक में चांदी और एक में दे दिया क्रोमियम। अब पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा किसका होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके का बनता है कि किसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा तो हमारा देखिए, एक तो किसका क्रोमियम का काफ़ी कितना होता है, 1850 होता है। मॉलिब्डेनम का कितना होता है, वो होता है 2622। कितना होता है दोस्तों, 2622। और टंगस्टन का कितना होता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ इस टेबल में देख लीजिए, इस टेबल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ही बस याद रखने की, जैसे सबसे ज़्यादा किसका होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि सबसे लेट कौन सा पिघलता है, ये तो वो पिघलता है हमारा सबसे लेट टंगस्टन, जिसका ताप होता है 3390 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद आता है मोलिब्डेनम, फिर आता है क्रोमियम, ठीक है ना। इनके बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लोहे और कोबाल्ट निकल का, लोहे का देख सकते हैं आपको 1538 होता है, फिर कोबाल्ट 1490 होता है, निकल का 1452 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो बस आप ये याद रखना, इस टेबल में इतना देख लीजिए कि सबसे, अगर आप कंपेरिजन करने को आ जाए, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए, पूछा जाए किसका ज़्यादा और किसका कम होता है, तो आप बस इतना याद रखना किसका ज़्यादा और कम होता है। बस एक इसमें मैंने जो 3 बताया ना अभी, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ठीक है ना। तो इन तीनों का सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन में उसी तरीके का मैच खा जाएगा। अब बात आते हैं, ये देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको समझाते हुए डायरेक्ट यहीं से चल रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए आपने पढ़ी होगी फिजिक्स, देखिए है तो सब फिजिक्स है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल के कुछ बेसिक भी हैं। बस इसी का बहुत ज़्यादा जब डेरिवेशन आ जाता है तो यही आपका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में आ जाता है इसका डेरिवेशन में, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको, आर बराबर क्या होता है फार्मूला, आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों, ये ओम का नियम, ओम का वी बराबर आई आर होता है। जब इसको बहुत ज़्यादा डेरिवेट करेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल जो फार्मूला होता है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ये हमारा फार्मूला होता है। आर क्या होता है, आर हमारा जो होता है ओम होता है, यानी कि जो, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है। आर बराबर होता है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी कि रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी कि जो बस हिंदी मुझे याद नहीं आ रही। रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एल होती है लंबाई, और ए होती है जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं या फिर जो भी कंडक्टर ले रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यहीं से मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। या देखिए जैसे ये एक आपने एक वायर लिया, या फिर आपने एक जो भी लिया, अब जैसे आपने एक ये वायर लिया, ये आप देख रहे होंगे, ये जैसे आपने एक वायर लिया, अगर आप इसको एक 20 से काट दें, ठीक है ना, अगर आप इसे 20 से काटेंगे तो आपको इस तरीके का दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, एक इस तरीके का सेक्शन दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यही जो मटेरियल होता है, ये जो बीच का, यही हमारा क्या होता है, यही होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि अगर आप आर का मान देखिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी कि अगर आप किसी भी चालक की लंबाई बढ़ाएंगे, नॉर्मल में बात करूँ कि अगर किसी चालक की, वैद्युत चालक की अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और अगर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटता है, ठीक है। याद रखना, हमेशा याद रखना। तो इसी वजह से जो हमारे पतले तार होते हैं उनका, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जो पतले तार होते हैं उनका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम या ज़्यादा। तो याद रखना जो पतले तार होते हैं उनका रेजिस्टेंस मोटे तारों के मुकाबले ज़्यादा होता है, लेकिन जो लंबे तार होते हैं तो लंबे तारों का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम लंबे तारों के मुकाबले ज़्यादा होता है। लेकिन अब यहीं पर एक कंट्रोवर्सी, या फिर यहीं पर आपको एक चीज़ याद रखना, जो हमारी वैद्युत केबल होती हैं, आपने देखी होगी कि जो हमारी 33,000 की लाइन होती है, 11,000 की लाइन होती है, ठीक है ना, उन पे केबलें पड़ी होती हैं, केबल के थ्रू भी ट्रांसमिशन होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर याद रखना कि जो हमारी केबल होती हैं, तो याद रखना कि अगर आप चालक की बात कर रहे हैं तो चालक में अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन जो केबल होती हैं उनमें अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो उनका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता जाता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर किसी चालक की आप लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी क्या होगी, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर बराबर, ये देखिए, ये जो है रो अपॉन 2 पाई एल लॉग ई R2/R1, या फिर इसी को एक्सटेंड करके फार्मूला लिख दिया गया R2/R1 = 2.33
2.303 रो अपन 2 पाई एल लॉग बेस 10 R2 अपन R1। तो याद रखना, ये देखिए R और L में क्या संबंध है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि R का मान जो है वो L के मान के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से यानी कि अगर आप केबल में मैं यहाँ पर तार की बात नहीं कर रहा हूँ, केबल की बात कर रहा हूँ। याद रखना, अगर केबलों में अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम होता जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। दोस्तों इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आर का मान दे देगा, फिर अब उसका अल्फा कॉफिशिएंट ताप गुणांक दे देगा, ठीक है ना। ये अल्फा का मान दे देगा, फिर टेम्परेचर दे देगा और पूछ देगा कि इस ताप पर आपको किसी एक स्पेसिफिक ताप पर आपको रेजिस्टेंस बताना होगा। तो ये फार्मूला होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट्स में बता देना कि मैं जो आपके इम्पॉर्टेंट जैसे यहाँ पर है तो हर एक फार्मूले को लेकर के एक एक क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, वो अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो भी उसका ला दूंगा। लेकिन आप सभी के कम से कम 50 कमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना, डिफरेंट, तभी मैं फिर कोशिश करूँगा कि आपको न्यूमेरिकल एक वीडियो पर्टिकुलर जिसमें हर एक फार्मूले पर आधारित एक एक न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, उससे किस तरीके से बन सकते हैं। जैसे अभी तो मैं यहाँ थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं या फिर कैसे आने के और भी चांसेस है, वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा। वो दोस्तों तभी होगा जब इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 50 से ज़्यादा कमेंट्स होंगे। अगला है हमारा कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। दोस्तों इससे भी आ जाता है। देखिए दोस्तों, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसको तो पढ़ा ही होगा, लेकिन अब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टैंडर्ड आ जाता है, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। अगर डेल्टा को स्टार में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, और स्टार को डेल्टा में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ये फार्मूले हैं, ठीक है। RAB RC, ठीक है ना, ये सारे के सारे फार्मूले देख सकते हैं। इसके बाद अगर स्टार में कनेक्शन उसको डेल्टा में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो आपको इस तरीके से बदलना है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, जैसे अगर आपको कैसे निकालना है वो चीज़ यहाँ पर ध्यान से दोस्तों देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको डेल्टा क्या है, ये ऐसे डेल्टा होता है, और स्टार कैसे बनता है, ये स्टार ऐसे बनता है, याद रखना, ठीक है। अगर ये इस तरीके का आपको कनेक्शन दिया और आपको इस तरीके का करना है, किस तरीके का, अगर आपको इस तरीके का दिया और इस तरीके का आपको निकालना है, जैसे आपको इस तरीके का फाइंड आउट करना है तो इसको बीच में रखिए। अब जैसे ये हुआ R1, जैसे, ठीक है। अब इसका R1 का मान निकालना है तो क्या किया, इसके साइड वाले दोनों देखिए, तो जो साइड में दोनों दिए आए उनको मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद जितने ये दिए हों इन तीनों को जोड़ करके भाग दे दें। बस यही वाला इस तरीके से फार्मूले, ये सारे के सारे फार्मूले इसी तरीके से बनेंगे। अब क्या करना है, अगर आपको स्टार से डेल्टा में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, जैसे ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जैसे यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, स्टार में कनेक्शन दिया हुआ, अब आपको डेल्टा में बदलना है। जैसे अब अगर मैं मान लेता हूँ कि जैसे RAB का मान निकालना है, ये RAB का मान निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इसको प्लस इसको जोड़ दीजिए, फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर इन दोनों को क्या करिए, R और RB को गुणा कर करके RC से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो देखिए जैसे RAB का मान मुझे निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे RAB है तो 2 से बन के 2 तो हो गई उसके सामने ब्रांच, तो RA प्लस RB प्लस, अब RA RB को मल्टीप्लाई में कर दीजिए, और जो नहीं है उससे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जैसे RC नहीं आया है तो RC से भाग दे दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है उसके बारे में तो आप लोग कर ही लेते हो, आपने 12th किया है या फिर अगर ITI भी किया होगा तो आप उससे रिलेटेड कर पाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया भी था, न्यूमेरिकल के लिए बताया है, अगर उसी तरीके होगा तो फिर मैं न्यूमेरिकल आपको तभी लाऊंगा जब ये सारी की सारी ही इसकी जो मैंने बताई हैं वो अगर कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, ओम का नियम सभी को पता होगा, V बराबर IR हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक याद रखना, ओम के नियम में ये पूछेगा कि करंट और वोल्टेज में कैसे संबंध होता है, तो दोस्तों करंट और वोल्टेज में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना, ये कांस्टेंट रहते हैं, और इसका जो संबंध है ऐसे निकलता है, कैसी एक सीधी लीनियर रेखा निकलती है, ये आप सभी को पता ही होगा, तो मैंने दोबारा से यहाँ पर बता भी दिया। अब देखिए दोस्तों कि अगर एक DC सीरीज परिपथ है और एक DC समांतर परिपथ है, तो उन दोनों में क्या अंतर होता है। DC सीरीज परिपथ और DC समांतर परिपथ में थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, जैसे अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बल्ब ये है, 2 बल्ब ये है, 3 बल्ब, यानी कि अगर हम 3 बल्बों को इस तरीके से जोड़ें तो ये हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन। अगर इन बल्बों को हम इस तरीके से जोड़ें, ये देख लीजिए, ये इस तरीके से अगर इन 3 बल्बों को ऐसे जोड़ते हैं तो ये हमारा कैसा कनेक्शन होगा, तो ये हमारा कनेक्शन होता है समांतर परिपथ कनेक्शन होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर इस तरीके से जुड़े, अगर आप यहाँ से सोर्स लगाएंगे, यहाँ से धारा देंगे, तो धारा तीनों में कैसी होगी, समान होगी। लेकिन यहाँ से जब आप धारा देंगे तो तीनों में धारा अलग अलग होगी। तो वही बात बताया कि जो सीरीज परिपथ होता है उसमें धारा का मान समान होता है, समांतर परिपथ में वोल्टेज का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है।
लेकिन सीरीज परिपथ में जिस प्रकार से धारा का मान समान होता है तो वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। समतुल्य परिपथ की बात करते हैं तो अगर हमारे सीरीज में इंडक्टर, देखिए यहीं से आ जाता है क्वेश्चन, यहीं से आ जाते हैं आपके कि अगर सीरीज में जो हमारे परिपथ होते हैं तो कैसे जोड़ना है, R1 + R2, और अगर समांतर में जो हमारे प्रतिरोध दिए उनको इस तरीके से जोड़ना होता है। करंट का मान आप निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला देखते हैं इंडक्टर। इंडक्टर का भी चलो प्रेरकत्व होता है, ठीक है ना। इंडक्टर की हिंदी होती है प्रेरकत्व। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये देखिए इंडक्टर की, ये अपने फॉर्मूला 10th में भी पढ़ा होगा ना, L = N phi/I, ये फार्मूला होता है इंडक्टर का, या फिर VL/di/dt भी होता है ये फार्मूला। एक फार्मूला होता है हमारा N²/S, एक फार्मूला होता है μ0μRA × N²/AL। अब ये पूछ सकता है कि इंडक्टर का मात्रक क्या होता है, दोस्तों इंडक्टर का मात्रक होता है हेनरी, याद रखना, ठीक ना। ये सेल्फ इंडक्टेंस की बात की जा रही है। अब बात करते हैं इसमें एल क्या है, तो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, म्यू आर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। हाँ, अब होता है ये जैसे एयर की परमेबिलिटी जो होती है उसके मात्र मान कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा 4πε, याद रखना 4π × 10⁻⁻7 हेनरी/मीटर, याद रखना। रिलेटिव परमेबिलिटी, फिर परमेबिलिटी का जो मात्रक होता है क्या होता है, हेनरी/मीटर होता है। अब अगर हमारी कोई समतल वृत्ताकार कुंडली है, उसका स्वप्रेरकत्व कि सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो वो कितना होता है दोस्तों, तो ये फार्मूला है L = N phi/I, या फिर L = μ0μR N²R/2। देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, बस देखिए, बस आपको रिवीजन करना है। अगर आप नोट करें, जितने ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपसे बनता जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस दोस्तों क्या होता है, मैं यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर देता हूँ, बताता हूँ कि जैसे हमारा क्या होता है कि अगर जो प्रेरकत्व होता है अगर उसी कुंडली से हो तो हमारा वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अगर किसी दूसरी कुंडली के कारण प्रेरित होता है तो उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर टाइम हो जाएगा, इस वजह से बस यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में फार्मूले देने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं m बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, m = N2 phi2/I1 होता है। ये I1 का मान इस वजह से आया क्योंकि ये दूसरी, जैसे अगर ये कुंडली है कि ये कुंडली, इस कुंडली से की वजह से इस पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसकी वजह से जो आता है, तो इस वजह से इसकी करंट ली जाती है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें I1 है, ठीक है। एक ही दूसरा फार्मूला VL/L2/di2/dt, ठीक है ना। इसके बाद होता है μ0 π N1 N2 R2² R1, ठीक है ना, ये होता है। अब आता है, ये देख लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं कि कपलिंग फैक्टर क्या होता है, या फिर कपलिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। तो ये याद रखना, कपलिंग फैक्टर फार्मूला होता है K = M/L1L2, ठीक है ना, जिसे हम लोग युग्मन गुणांक भी बोलते हैं। इसके बाद अगला हमारा प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है, VL = LdI/dt। ये फिर इसका दूसरा फार्मूला, अगर उसमें करंट निकालनी किसी इंडक्टर में, तो आप 1/L 0 to 2 VL/dt + I0, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब याद रखना कि जैसे जैसे यहाँ पर ये थोड़ी सी टफ होती हैं, लेकिन बस मैं आपको थोड़ा हल्का सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका पेपर में है तो आप कर लें, थोड़ा सा भी याद रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इंडक्टर विथ इनिशियल कंडीशन, अब ये कह रहा है कि इंडक्टर जो प्रेरकत्व होता है इनिशियल कंडीशन में कैसा होता है। तो इनिशियल कंडीशन में अगर जैसे अगर कोई है इंडक्टर है, वो t = 0 समय पे एज अ करंट सोर्स वर्क करता है, और इनफाइनाइट टाइम में वो कैसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर एक इंडक्टर अगर विदाउट इनिशियल कंडीशन की बात करें तो उसे t बराबर तो एज ओपन सर्किट बिहेव करता है, और t = इनफाइनाइट टाइम पर शॉर्ट सर्किट की तरीके बिहेव करता है। अगर हाँ, अब यहाँ पर ये देखिए, इससे ये क्वेश्चन आता है, एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, कि अगर एक इंडक्टर प्रेरकत्व है तो उस पर एनर्जी स्टोर होती है, कैसी होती है, किस फॉर्म में होती है, ये जरूर बताइए, ठीक है। तो एज अ मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन वो कितनी एनर्जी स्टोर हुई है कैसे आप पता लगा पाएंगे, तो ये फॉर्मूला उसका होता है, कैसा होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका W = 1/2 LI², क्या होता है, हाफ LI², जिसे पढ़ते हैं हम लोग इसे, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगला है हमारा कि प्रेरकत्व का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन ये होता है, देख लीजिए, जिस तरीके से हमारे जो वो होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं श्रेणी में जुड़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे इंडक्टर भी श्रेणी में जुड़ते हैं, लेकिन उनका फार्मूला कुछ इस तरीके, जैसे ये देखिए, ये सारे के सारे श्रेणी में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके कुछ फार्मूले होते हैं। अगर हमारा उनका एडिंग नेचर का मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए, अगर ये पॉइंट हैं, अगर दोनों में जैसे यहाँ से करंट इंटर हुई तो ये पॉइंट, और यहाँ से करंट इंटर हुई तो यहाँ पॉइंट, लेकिन इनमें देखिए यहाँ से जैसे, और या फिर यहाँ से अगर करंट हम बाहर हो रही तो इस पॉइंट से भी, इस वाले दूसरे पॉइंट से भी करंट इस वाले से भी बाहर हो रही, तो ये हमारा एडिंग नेचर हो गया। अब यहाँ से जैसे इस पॉइंट से करंट इंटर हो रही, लेकिन वहाँ से इस पॉइंट से करंट जहाँ से निकल रही वो पॉइंट है, तो ये दोनों अपोजिट नेचर हो गया। तो हमेशा याद रखिए, अगर एडिंग नेचर की बात करें तो फार्मूला होता है हमारा L = बराबर क्या होता है, L1 L2 + 2m। अगर अपोजिंग नेचर की बात करें तो L1 + L2 - 2m।
बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। अगर हमारे इंडक्टर पैरेलल कनेक्शन में है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों इस तरीके से होता है। अगर एडिंग नेचर है तो L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m होता है। अगर हमारा सब्ट्रैक्टिंग नेचर है तो उसका हमारा L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 L1 प्लस L2 इस तरीके से हमारा ये सब्ट्रैक्टिंग नेचर वाला फॉर्मूला होता है। तो देखिए हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल तो आपसे पूछे जाने के चांसेस नहीं है, बस आपसे फार्मूले पूछे जाने के चांसेस हैं। कोई बहुत ज़्यादा इतना भी टफ नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अब बात करते हैं जो हमारा प्रेरकत्व होता है उसके आवेश का विसर्जन कैसे होता है। तो हमेशा याद रखना, देखिए बहुत आपको वो थोड़ा सा टफ चीज़ें हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन हो सकता है वहाँ से ना आए, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में इंडक्टर में किसका कितना कितना क्या क्या मान रहता है, बस वो चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे अगर हमारा इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो धारा का समीकरण ये बनता है, आई टी बराबर आई नॉट वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपन लेमडा। जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उस समय आई का मान कैसे होता है, आई नॉट ई के पावर माइनस टी अपन लेमडा। वोल्टेज का मान क्या होता है, वी एल इज इक्वल टू वी नॉट ई के पावर माइनस टी अपन लेमडा। और वहीं पर हमारा वोल्टेज का मान ये होता है जब हमारा डिस्चार्ज हो जाता है इंडक्टर। अब देखिए दोस्तों ये जो है ये पॉइंट है, ये डायरेक्ट आपके आ जाते हैं कि अगर इंडक्टर की जो चार्जिंग के समय जो धारा और वोल्टेज का राइजिंग कैसे होता है, फिर उनके बीच जो ग्राफ कैसे बनता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा बनता है, तो लीनियर बनता है। कैसा बनता है, लीनियर बनता है, अगर हमारे कंडक्टर की बात करी जाए, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इंडक्टर में यानी कि प्रेरकत्व में अगर हमारा चार्जिंग का करंट होती है, फिर जो चार्जिंग के टाइम होता है उस समय हमारा धारा और वोल्टेज के बीच कैसा ग्राफ बनता है, तो याद रखना दोस्तों वो बनता है हमारा एक्सपोनेंशियली राइजिंग। कैसे बनता है दोस्तों, एक्सपोनेंशियली राइजिंग बनता है। मतलब कैसे हो गया, जैसे ये हमारा धारा है, जैसे एक्स एक्स पे करंट वोल्टेज जो ले ली, और तो इस तरीके से आपका ये इस तरीके से हमारा राइजिंग बनेगा। और वहीं पर अगर वो इंडक्टर हमारा डिस्चार्ज हो रहा तो कैसे बनेगा, तो हमारा ड्रॉपिंग बनेगा, ठीक है ना, ड्रॉपिंग बनेगा। यानी कि नी ड्रॉप का मतलब होता है, या फिर ड्रॉपिंग, या फिर कह दीजिए डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब होता है गिरता हुआ, ठीक है। और राइजिंग का मतलब उठता हुआ। अब इंडक्टर सर्किट के लिए, हाँ अब यहाँ पर ये इससे आपके देखिए बहुत ज़्यादा टफ बड़े बड़े फार्मूले से नहीं, ये इस तरीके के छोटे फार्मूलों से आपके आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। जैसे ये पूछिए जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें टाइम कांस्टेंट होता है, तो ये आपसे पूछा कि सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि टाइम कांस्टेंट का फार्मूला टाइम कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, टाइम कांस्टेंट का मात्रक हमारा क्या होता है, सेकेंड होता है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टाइम कांस्टेंट का विमा क्या होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी एक इंडक्टर यानी कि एल का मान दे दिया गया, यानी कि इंडक्टेंस का मान दे दिया गया, रेजिस्टेंस का मान दे दिया गया, और पूछे कि उस सर्किट में टाइम कांस्टेंट का मान कितना होगा, तो दोस्तों ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है कि लेमडा बराबर एल अपॉन आर, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी से बताता चल रहा हूँ। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। देखिए दोस्तों मैंने अभी चैप्टर उसमें दिखाया भी था ना सिलेबस में, कैपेसिटर आ रहा था। अब देखिए कैपेसिटर क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखना है कि अगर आप क्यू का मान बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। क्यू और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसी से फॉर्मूला हमारा बन जाता है क्यू बराबर सी इंटू वी। अब सी क्या होता है हमारा दोस्तों, सी होता है कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस से एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है। अब यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो अगर जैसे दो प्लेटें, अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी घटा दी जाए, भी बढ़ा दी जाए, तो कैपेसिटेंस यानी कि सी में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर उनके क्षेत्रफल घटा या बढ़ा दिए जाए तो उनके कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना, जैसे अगर किसी भी जैसे दो प्लेटों से कैपेसिटेंस कैसे बनता है, दो प्लेटें होती हैं जिन पे अपोजिट चार्ज का नेचर, जैसे एक प्लस होता है एक तो माइनस होता है, तो अगर इनका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा, और अगर इनके बीच की दूरी क्या कर दी जाए, घटा दी जाए, तो भी सी का मान बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ा दी जाए तो घट जाएगा कैपेसिटेंस का मान, ठीक है ना। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट ऑफ कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू ये क्या होता है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जिस तरीके से हमारा जब इनिशियल कंडीशन हमारी इंडक्टेंस में बात की गई थी, उसी तरीके से कैपेसिटेंस में भी बात की गई। इनिशियल कंडीशन में यानी कि जब t बराबर 0 समय होता है तो उस समय हमारा जो कैपेसिटेंस होता है यानी कि कैपेसिटर होता है वो एज अ वोल्टेज सोर्स वर्क करता है, और उसमें t बराबर इनफाइनाइट टाइम में हमारा वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है। अब इसी तरीके से अगर उसमें विदाउट इनिशियल कंडीशन है तो t बराबर 0 पर शॉर्ट सर्किट, और t बराबर इनफाइनाइट टाइम में हमारा एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है। जिस तरीके से हमने बताया था कि इंडक्टेंस में भी जो इंडक्टर होता है, प्रेरकत्व होता है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन किस फॉर्म में होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड में। उसी तरीके से हमारा जो कैपेसिटर होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है, लेकिन कितनी एनर्जी स्टोर हुई उसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, उसका फार्मूला हमारा ये होता है दोस्तों। देख लीजिए क्या होता है फार्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर हाफ क्यू इंटू वी, या फिर हाफ
हाफ क्यू स्क्वायर सी। ये कैसे हो, तो आप सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखना, जो भी याद रखना, जैसे हाफ सी वी स्क्वायर याद रख लिया। अब जो यहाँ पर अगर आप सी का मान बदल करके क्यू और वी में कर सकते हैं। ये कहाँ से, तो ये अभी आपने अभी देखा ही था, ठीक ना, क्यू बराबर सी इंटू वी होता है। तो जिस टर्म में भी निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं दोस्तों, हाँ, अब बात करते हैं कि अगर अगर हमारी जैसे अभी तो इस जो हमारा कैपेसिटर होता है वो किस तरीके से बनता है, जैसे ये दो प्लेटें होती हैं, इनके बीच में कोई हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। अब हो सकता है कि अगर हमने थोड़े थोड़े में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है तो किस तरीके से सी का मान निकलेगा। जैसे अगर हमने एक समान है तो डायरेक्ट सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लगा दिया, यानी कि के का मान आपको सेम हो गया। लेकिन अगर अगर डिफरेंट डिफरेंट उनमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है टी मोटाई तक, तो आपको कैसे लगाना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी वन अपॉन एप्सिलॉन वन अपॉन टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू, टी थ्री अपॉन एप्सिलॉन आर नॉट आर थ्री। यानी कि जैसे एप्सिलॉन आर वन किसी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का होगा कितनी मोटाई तक, टी वन मोटाई तक, टी टू मोटाई तक आर टू वाला, टी थ्री मोटाई तक आर एप्सिलॉन नॉट आर थ्री वाला होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया। और एक चीज़ आपको ये सभी बता दूं कि जैसे मैं कुछ टर्म ना इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, तो हिंदी में अगर आप उसका मतलब जानना चाहते हैं, हो सकता है मैं उनको हिंदी पे तुरंत इंस्टेंट नहीं याद आ रहा है, तो बता दीजिएगा, मैं उसको हिंदी पे कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं उसका आंसर हिंदी पे दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझ ही रहे होंगे, कहीं पर कोई भी डाउट हो कमेंट्स में जरूर बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। तो अब बात करते हैं, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने बताया ना कि अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ये सारी चीज़ें आपने इंटर में पढ़ी होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आप इससे मैं आपको ये भी आइडिया दे रहा हूँ कि अगर इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं इंस्टेंट तो अभी मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी तो ये आप अपने 12th की बुक या फिर कहीं से भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से उसे देख लेना। बस यहाँ पर मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं, जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कुछ भाग में वायु हो और कुछ भाग में कोई अन्य माध्यम भरा हो, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी प्लेटें हैं, प्लस प्लस और एक तरफ है माइनस माइनस, तो एक तरफ तो हमारा कोई मटेरियल भरा है लेकिन एक तरफ एयर है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, तो ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें क्या होता है, डी का मान तो ये हो गया दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और यहाँ पर टी का मान हो गया जितने मोटाई तक हमारा कोई पदार्थ यानी कि दूसरा कोई अन्य माध्यम हवा के अलावा भरा हुआ है, ठीक है ना। और तो उसका जो परावैद्युतांक होगा एप्सिलॉन आर वो भी अलग ही होगा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी आपको वैल्यू रखनी है। अब बात करते हैं कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्षैतिज दिशा में कुछ भाग में वायु माध्यम हो तथा कुछ भाग अन्य दिशा में कोई अन्य माध्यम रखा हो, मतलब इसका क्या हो, सिंपल सा मतलब इसका ये वजह से दो प्लेटें हैं, तो अभी तो हम लोग सीधे सीधे ऐसे रख रहे हैं, लेकिन अगर हम यही चीज़ें अगर हम लोग ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है अगर हम लोग इस तरीके से रख दें, इस तरीके से अगर रखें तो क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि अगर आपने आधे भाग में कोई मटेरियल रखा है और आधे भाग में एयर है, तो वो आपको फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आपको फॉर्मूला ये बनेगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वन प्लस स्पाइलन आर अपॉन टू। इस तरीके से ये हमारा फार्मूला बनेगा। अगर आप केवल एयर का निकालना चाहते हैं तो केवल एयर का ये होता है। कैपेसिटेंस का मात्रा क्या होता है, फैरेड होता है, याद रखना। उसकी विमा क्या होती है जरूर कमेंट्स में मुझे बताएं, ठीक है ना, क्योंकि यही चीज़ें इस तरीके के भी आते हैं, ये चीज़ें भूलना नहीं। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर एक हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो उसका हमारा जो कैपेसिटेंस है वो किस प्रकार से फार्मूला होता है, फिर किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये उसका फार्मूला है, सिंपल सा आप देख लीजिए क्या फार्मूला। इसका फार्मूला हमारा है सी बराबर टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग ई बेस ई बी वन अपॉन ए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अब बी क्या है, ए क्या है, तो एल क्या है, ठीक है ना। तो एल तो सिंपल सी क्या हो गई, लंबाई हो गई, बी और ए क्या हो गई, ये रेडियस हो गए, ठीक है। सेंटर से आपको रेडियस देखना है, एक तो सेंटर से ये हो गई और एक ये बी हमारी रेडियस हो गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आप देखिए ये 2.303 कहाँ आता है, तो याद रखना जब लॉग बेस ई को जब आप चेंज करते हैं तो 2.303 लॉग बेस 10 में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इस वजह से ये वाला एक फॉर्मूला भी बन जाता है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस आपका पैरेलल कंडक्टर, अगर दो कंडक्टरों के बीच में कैपेसिटेंस आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये उसका फार्मूला है सिंपल सा, सी बराबर क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन और एल अपॉन 2.303 लॉग बेस 10 डी माइनस आर अपॉन और, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है ना। बात करते हैं क्योंकि आर डी के पीछे बहुत कम होता है तो फार्मूला इस तरीके का ये सिंपली सा आ जाता है। तो इन दोनों फार्मूलों में अगर कोई भी फार्मूला आपके ऑप्शन में आता है या फिर कोई भी एग्जाम में आता है तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगला क्या है वरना अगला है कि प्रति एकांक लंबाई के लिए समांतर चालकों के बीच धारिता किस प्रकार से निकालते हैं, तो दोस्तों वो इस प्रकार से निकालते हैं पाई एप्सिलॉन
नॉट एप्सिलॉन आर अपान 2.303 लॉग बेस 10 डी अपान आर। मात्रा क्या होता है, फैरेड पर मीटर होता है। कैपेसिटेंस आपका वेरिएबल कैपेसिटर, ये देखो दोस्तों इसका फार्मूला, इसके फार्मूले इस तरीके। अब ये कहाँ पर यूज होता है दोस्तों, जो आपका रेडियो होते हैं, रेडियो में हमारा वेरिएबल कैपेसिटर का यूज होता है। याद रखना दोस्तों, वेरिएबल कैपेसिटर का यूज होता है किसमें, रेडियो में यूज होता है, ठीक है ना। और फार्मूले की बात करें तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल का तो सभी को पता होगा, लेकिन याद रखना वेरिएबल कैपेसिटर वाले में ये वाला फार्मूला यूज होता है। आप इसको याद कहाँ से रखना, तो इस पॉइंट को याद रखना, हमेशा n-1 रहता है। क्या रहता है, n-1। इतनी थोड़ा सा एक मतलब माइंड में आपको एक हिंट्स बना रहे कि वेरिएबल कैपेसिटर कहीं भी आएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-1 होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जैसे जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस सीरीज और में जोड़े जाते हैं, इंडक्टर अभी आपने सीरीज में जोड़ी, इसी प्रकार से अगर आपको कैपेसिटर सीरीज में जोड़ने तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्विस्ट होता है। चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक मैं बता दूँ एक कि बहुत ही अच्छा ट्विस्ट होता है। क्या ट्विस्ट होता है, याद रखना। जैसे दोस्तों क्या हो कि जैसे अगर आपने एक ये रेजिस्टेंस लिया, एक ये रेजिस्टेंस लिया, अगर ये सीरीज में है तो जैसे अगर माना इसका मान 2 ओम है, 2 ओम है, और आपसे पूछ दिया गया ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, तो दोस्तों सिंपल सा क्या होता है, ये कैसे होगा, R1 प्लस R2, क्योंकि ये सीरीज में है तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और ये पैरेलल में होते तो कैसे होता, तो फिर 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आंसर आता हमारा, कितना सिंपल सा आंसर आता है तो बताना। तो इसका आंसर हमारा आता है 1 आता है। कितना आता है, 1 आंसर आता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर हमारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए ऐसे ऐसे, तो इनका फार्मूला क्या होता है, तो ये जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के उल्टा। जैसे अगर ये जैसे अगर मैं इनकी थोड़ी सी कंपेरिजन कर देता हूँ, जैसे ये हमारे दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े थे, इनके फार्मूला क्या होता है R1 प्लस R2। लेकिन ये जो होता है कैपेसिटर, उसमें जस्ट उल्टा होता है, यानी कि अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं कैपेसिटर तो उनका फार्मूला बनता है हमारा ये 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2, यानी कि उनका जो रेजिस्टेंस में समांतर क्रम का फार्मूला होता है उस तरीके का बनता है सीरीज में कैपेसिटर में, और जो उसमें समांतर क्रम में होता है वो बनता है यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में। बस इस चीज़ का थोड़ा सा याद रखना। तो इसी तरीके से सेम चेंज हो जाता है हमारा डेल्टा और टू स्टार कन्वर्जन में, ठीक है। जो मैंने डेल्टा स्टार कन्वर्जन, दोस्तों डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आपका इसमें तो बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहते, लेकिन हाँ आपके रेजिस्टेंस वगैरह में उसमें चांस रहेंगे। कैपेसिटर वगैरह में आपके उसमें एग्जाम में इतना हाई फाई नहीं देगा, लेकिन एक बार आप लोग फार्मूला जरूर नज़र मार लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के, तो वो मैंने यहाँ देखिए, अब यहाँ पर एक कुछ चीज़ें हो जाती है। जैसे अगर आपका एल और आर का मान दिया है, यानी कि इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का मान दिया गया, और आपसे टाइम कांस्टेंट का मान पूछा जा रहा है, समय अंतराल का मान पूछा जा रहा है, तो L/R होता था फार्मूला। लेकिन वहीं पर अगर C और R का मान दिया तो कैसे होगा, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है इसमें बराबर होता है C/R। उसमें जैसे अपान में होता है, यानी कि इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें कैपेसिटेंस इंटू रेजिस्टेंस होता है, लेकिन मात्रक दोनों का सेम ही होता है, याद रखना, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा टाइम कांस्टेंट होता है उसका मात्रक, समय स्थिरांक का मात्रक हमेशा सेम ही होता है। अब जैसे हो सकता है कि कई सारे अगर तुम्हारे C के मान दिए हो, कई सारे R के मान दिए, तो टोटल आपको निकाल करके इस प्रकार से निकालना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं जिस तरीके से उसमें धारा और वोल्टेज के समीकरण जिस प्रकार से, तो इस प्रकार से कैपेसिटर में धारा और वोल्टेज के समीकरण भी इस प्रकार से ये होते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं, ये याद रखना, ये सारे पॉइंट आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो तो नहीं, लेकिन हाँ जो आप ये अपने कंपेरिजन देखा, ये कंपेरिजन जो मैं दिखा रहा हूँ, बस अगर आप एक नज़र मार लेंगे तो भी आप बस एक नज़र मारना जरूरी है, बाकी यहाँ से नहीं, लेकिन यहाँ से आपके चांसेस, ये जो 4 पॉइंट दिए हैं, यहाँ से आपके चांसेस हैं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बने। पहला चांस ये देखिए, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है कि कैपेसिटर और इंडक्टर को पूर्णतः चार्ज होने में कितना समय लगता है, तो याद रखना हमेशा 5 टाइम कांस्टेंट का लिखता है, यानी कि 5 टाउ। टाउ का मान कितना होता है, टाउ का मान मैंने बता दिया कि जो हमारा अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है तो कैसे हो गया L/R से, और कैपेसिटेंस में कैसे होता है C/R से। कैपेसिटर और इंडक्टर एक टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंट चार्ज होता है, 63%, यानी कि एक टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंट चार्ज होता है, 63%। पूर्णतः कैपेसिटर चार्ज या इंडक्टर एक टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंट डिस्चार्ज होता है, तो वो होता है हमारा 37%। कैपेसिटर या इंडक्टेंस को पूर्णतः डिस्चार्ज होने में लगभग कितना समय लगता है, वो लगता है हमारा 5 टाइम कांस्टेंट का, कितना लगता है, 5 टाइम कांस्टेंट का समय लगता है। तो ये हो गए सारे के सारे हमारे इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और हमारे कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूले, ये सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ डायलेक्ट्रिक मटेरियल की। आपसे जैसे मैंने अभी बताया था ना कि किसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसी प्रकार से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डायलेक्ट्रिक स्थिरांक जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो किस मटेरियल का ज़्यादा होता है सबसे, इस तरीके से भी आ सकता है। देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं,
अब देखिए आपसे डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पूछेगा, मैं लगभग कंफर्म हूँ कि आपसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा, आपका इतना टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका थोड़ी सी किस्मत वैसी तो आ जाए, लेकिन हाँ कंपेरिजन जरूर आ सकता है। जैसे मैंने अभी उसमें मेल्टिंग वाले पॉइंट में बताया था कि कंपेरिजन आ सकता है कि किसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, तो आपको तभी याद होगा कि जब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं पहले से बता देता हूँ, उनको याद रखना। जैसे एयर का या फिर वैक्यूम का जो वैक्यूम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। एयर का भी लगभग वैसे 1 पॉइंट, यहाँ देख लीजिए 1.05 होता है, तो इसको भी एयर को भी 1 ही लगभग लिखते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो याद रखना किसका होता है, वाटर का होता है। किसका दोस्तों होता है, वाटर का होता है। याद रखना दोस्तों, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर कहीं पर ऑप्शन में जैसे वैसे सबसे ज़्यादा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, तो याद रखना हमेशा वाटर का सबसे ज़्यादा होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में जैसे ग्लास का 5 से 12 के बीच होता है, माइका का 4 से 8 के बीच होता है, जर्मेनियम का याद रखना 16 होता है, ठीक है। बाकी तो सारे छोटे छोटे ही हैं। रबड़ का कितना होता है, 2.5 हो गया। पोर्सिलिन का 5 से 6 हो गया, ठीक है। अब ठीक है, तो ये सारे के सारे अब मैंने शायद सभी कुछ कंप्लीट करा दिया। अब बात करते हैं जो अगला हमारा टॉपिक है, सेल एंड बैटरीज। दोस्तों इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक तो हमारे होते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें मैं तुरंत समझा ही दे रहा हूँ। प्राइमरी सेल वो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च में एक बार आप सेल डालते हैं फिर उसके बाद उसको फेंक देते हैं, ठीक है ना। उसी लेकिन आपके जो घर में बैटरी या बैटरा रखा होता है तो क्या आप उसे एक बार चार्ज और डिस्चार्ज होने की, जैसे एक बार चार्ज हो गया फिर डिस्चार्ज हो गया तो क्या ऐसे फेंक देते नहीं, वो दोबारा से चार्ज कर लिया जाता है। तो याद रखना कि ऐसे जो सेल जो दोबारा से चार्ज किए जा सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टिकाऊ होने की बात करें तो सबसे ज़्यादा टिकाऊ और किफ़ायती और ज़्यादा ये वो रिलायबल कौन सा, वो एक तरह से बात करें तो सेकेंडरी सेल ज़्यादा होते हैं। तो सिंपल सा प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में सीधा सीधा मोटा मोटा मतलब समझ में आया कि जो सेल दोबारा से चार्ज नहीं किए जा सकते उन्हें बोलते हैं प्राइमरी, और जो चार्ज किए जा सकते हैं उन्हें सेकेंडरी बोलते हैं। अब सबको वोल्टेज कितना होता है तो दोस्तों थोड़ा सा बस आपको याद रखना कि किसका कितना कितना होता है, ठीक है ना। सबका याद नहीं रखना है क्योंकि लगभग सबका सेम ही है। तो जिंक, कार्बन जिंक, जिंक क्लोराइड, मैग्नीज, एल्काइन या फिर सिल्वर ऑक्साइड, इन तीनों का ही वोल्टेज हमारा 1.5 होता है। लेकिन जो अभी लिथियम, आप जानते भी होंगे कि जो आपके जो लैपटॉप की बैटरियां वगैरह हैं उनमें जो लिथियम आयन बैटरी आपने सुना ही होगा, तो उसमें लिथियम होता है, यूज होता है। तो उसका जो जो वोल्टेज होता है वो होता है 2.95 होता है। बात करते हैं सेकेंडरी सेल में कितना होता है, तो ये उसमें सेकेंडरी सेल में लेड एसिड बैटरी का होता है हमारा 2 वोल्ट, निकल आयरन का होता है 1.36, सिल्वर जिंक का 1.25 और सिल्वर कैडमियम का होता है 1.86। अब बात करते हैं लेड एसिड बैटरी का जो रिएक्शन होती है, ये होती है आपको बहुत सी सारी चीज़ें आपको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ अब ये देख लीजिए एम्पियर आवर एफिशिएंसी इसका हो सकता है, इस तरीके से आपको फॉर्मूला आ जाए, यानी कि आई का मान दे दिया जाए, टी का यानी कि डिस्चार्जिंग करेंट, डिस्चार्जिंग टाइम और चार्जिंग करंट और चार्जिंग टाइम दे दीजिए और आपसे एम्पियर और एफिशिएंसी पूछ लीजिए। तो इस तरीके से ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला आई डी अपन टी डी अपन आई सी टी सी, ठीक है ना, ये होता है। इसी तरीके से वाट और एफिशिएंसी की बात करें तो वहाँ पर बस आपका वोल्टेज का मान आ जाता है। अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके से यहाँ पर पॉइंटों के आपके एग्जाम में आने के क्वेश्चन चांसेस रहते हैं। पहला ये है कि लेड एसिड सेल की एम्पियर और जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। तो देखिए ये कुछ पॉइंट हैं डायरेक्ट याद रखना कि जो हमारा ए एच का मतलब क्या होता है, एम्पियर आवर। आपने देखा भी होगा आपके घर में बैटरी वगैरह होगी उसमें देख लेना लिखा होगा ए एच। तो एम्पियर आवर जो लेड एसिड बैटरी की होती है कितनी होती है, 90 से 95% होती है। और वहीं अगर उसके वाट आवर की बात करें तो वो 45 से 80% होती है। निकिल आयरन जो सेल होता है उसकी एम्पियर आवर जो क्षमता होती है वो 80% होती है। और निकिल आवर की जो वाट आवर एफिशिएंसी होती है 60%, ठीक है। तो ये रहे हमारे जो बैटरी होती हैं, ऐसे सेल होते हैं, उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का हिंदी मतलब होता है चुंबकत्व। क्या होता है दोस्तों, चुंबकत्व। तो सबसे पहले यही आता है कि कूलाम का जो चुंबकत्व का नियम क्या होता है, तो ये देख लीजिए कूलाम के चुंबकत्व का नियम क्या होता है। डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, तो कूलाम का जो चुंबकत्व का नियम होता है वो क्या होता है, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपन 4 पाई M1 M2 अपन D2 स्क्वायर। उसी तरीके से जैसे कूलाम का था, ठीक है, 1/4 पाई Q अपन R स्क्वायर। अब बायो सेवर्ट दोस्तों, इससे आपके न्यूमेरिकल और वन लाइनर दोस्तों कम से कम इस फार्मूले से कम 5 से 6 क्वेश्चन समझ लीजिए कंफर्म रहते हैं आने के। सबसे पहले तो ये आता है कि लंबाई के प्रोपोर्शनल कैसे होगा। अगर आप अगर जैसे अगर कोई एक तार है, ठीक है ना, एक तार है उससे एक पी पॉइंट आर दूरी पर एक पॉइंट पी है और वहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है, किसके द्वारा निकाला जाता है, तो पहले याद रखना बायो सेवर्ट लॉ के द्वारा निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है फॉर्मूला, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपन R स्क्वायर।
अब ये भी पूछा जाता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो जो वैद्युत चुंबकत्व या फिर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी होगी, घटेगी या बढ़ेगी। तो याद रखना कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो सिंपल से याद रखना कि उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी होती है, घटती जाती है, यानी कि आर का मान क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सिंपल सी बात है कि बी का मान कैसा होगा, घटेगा। लेकिन जैसे जैसे उसमें करंट जितना ज़्यादा होगा तो सिंपल सा है कि ज़्यादा करंट हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा ही होगी। अब यहाँ पर एक ये आ जाता है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, में संबंध क्या होता है, तो सी बराबर 1/√एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट ये होता है। ये यानी कि अब ये भी पूछा जा सकता है। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए दो तरीके से। आपको क्या करता है, केवल इतना ध्यान ध्यान से देखिए, जो भी मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूँ ये आपसे इतना पूछ देगा 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी विमा क्या होती है, इसकी मात्रक क्या होती है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आने में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आता है एमएमएफ को होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, क्या है, विद्युत चुंबकीय वाहक बल होता है। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू विद्युत वाहक जो चुंबकीय बल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके एच बराबर एम एम एफ अपॉन आई होता है या फिर एफ अपॉन एम होता है, ठीक है ना। म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एम अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। इसका मात्रा की बात करें एम एम एफ यानी विद्युत चुंबकीय वाहक बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर वेबर। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन पर वेबर होता है या फिर एम्पियर पर मीटर होता है। ये दो इसकी इकाइयाँ होती हैं, याद रखना दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, ठीक, ये सारा सर आप सभी ने देख ही लिया होगा। अब बात करते हैं जो जो बायो सेवर्ट का जो लॉ है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, देखिए इनसे यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आ जाता है, तो यह तो ऐसे आ जाएगा आपका मात्रक पे सबसे ज़्यादा आएगा या फिर डायरेक्ट फार्मूले से या फिर फार्मूले से रिलेटेड जो रिलेशन बनता है उस पर आता है सबसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं, सबसे सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आपने देखिए आपने लगभग पढ़ा भी होगा अपने से, अगर आईटीआई के थ्रू पढ़ा है तो भी आपने पढ़ा होगा, अगर इंटर में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर मैं आपको रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूँ और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन पॉइंटों को ज़्यादा पॉइंट आउट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर जिसे हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, बी बराबर 5/a cos थीटा होता है, सिंपल सा आप सभी को फार्मूला पता होगा। अब बात यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको या तो डायरेक्ट हो सकता है आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, जब बहुत ज़्यादा टफ होगा तब क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, यहाँ से नहीं आएगा तो ये इस तरीके का रिलेशन आ सकता है आपका। पहला तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इकाई क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो मात्रक होता है क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है और फॉर्मूला बी बराबर 5/a होता है। इसके बाद एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू बराबर बी अपॉन एच होता है, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है। मात्रक पूछा जा सकता है हेनरी पर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब बात करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी का क्या होता है फॉर्मूला, तो बी अगर किसी भी पदार्थ का बटे वायु का, या फिर इसे म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। लीकेज फैक्टर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि जब किसी जैसे सिंपल सी बात है कि लीकेज फैक्टर का फॉर्मूला, तो पहली बात याद रखना हमेशा दोस्तों, लीकेज फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ये टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स, हमेशा इसका मान 1 से ज़्यादा होता है, याद रखना। क्यों होता है, जैसे अगर यहाँ पर एक कुंडली है, इससे जो फ्लक्स निकला दूसरी कुंडली पर जब जो लिंक करता है तो पूरा जितना यहाँ से निकलता है पूरा लिंक नहीं होता है, कुछ यहीं पर ऐसे घूम जाता है। तो ये जो इसकी जो फ्लक्स जो लिंक उसमें बेवजह यूज वो हो रहा है तो इसी को हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, इसी को, ठीक है ना। इसी से जो फैक्टर बनता है तो लीकेज, जिसे हम लोग लीकेज फैक्टर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं रिलेक्टेंस क्या होता है दोस्तों, तो रिलेक्टेंस जिस प्रकार से आप रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में प्रतिबाधा पहुंचाता है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उनमें जो प्रतिबाधा यानी कि पहुंचाने का काम करता है वो काम करता है रिलेक्टेंस। लेकिन उसमें एनर्जी वेस्ट होती है हमारी रेजिस्टेंस में, और लेकिन इसमें रिलेक्टेंस में हमारी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने जो 2-3 पॉइंट्स बताए ये हो गए पॉइंट्स। अब यहाँ से डायरेक्ट पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि ये इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखना 2 मात्रक होते हैं, एक तो हेनरी इनवर्स होता है, दूसरा ये फिर एक होता है एम्पियर टर्न्स पर वेबर होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर रिलेक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रिलेक्टेंस की बात करें तो 1/म्यू होता है फॉर्मूला, या फिर 1/म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। परमियंस की बात करें तो हाँ दोस्तों ये भी आ सकता है कि परमियंस और रिलेक्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो जिस प्रकार से रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में जो हमारा रिलेशन होता है, तो यानी कि आर बराबर 1/जी होता है, उसी प्रकार से हमारा परमियंस और रिलेक्टेंस में होता है रिलेशन, परमियंस बराबर 1/रिलेक्टेंस। तो मात्रक सेम इसका जैसे, तो उसी जैसे परमियंस अगर आपने रिलेक्टेंस का आपको पता होगा तो उसी का जैसे उल्टा कर दें, जैसे उसमें हेनरी इनवर्स था रिलेक्टेंस तो इसमें हो जाएगा हेनरी, उसमें था
हमारा एम्पियर टर्न पर वेबर, तो इसमें हो जाएगा वेबर पर एम्पियर टर्न्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मैग्नेटिक सर्किट के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं। तो जैसे इसका फॉर्मूला सिंपल से याद रखना, जो फ्लक्स होता है वो एम एफ अपॉन एस के बराबर होता है, या फिर एन आई अपन एल अपन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए होता है। लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग ई बराबर एन डी फाई बाई डी टी होता है, इसे हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। ये माइनस जरूर याद रखना, ये लगा होता है, माइनस जरूर याद रखना, ठीक है ना। तो सिंपल सी ये इसका तो एक तो फार्मूला सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा याद रहता है कि जो लेंज का नियम होता है किस पे आधारित होता है, तो दोस्तों ये आधारित होता है हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब बात करते हैं, अगला हमारा पॉइंट है कि एम्पियर लॉ क्या होता है। दोस्तों एम्पियर लॉ का डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है, या फिर फार्मूला ज़्यादा आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, और इसके मात्रक, ठीक है ना। तीन चीज़ें याद रखना, जैसे सॉरी 4 चीज़ें होती है। एक तो डायरेक्ट आपका फार्मूला पूछ सकता है, या फिर आपका मात्रक पूछ सकता है, या उसकी विमा भी पूछ सकता है। जो चीज़ें मैं अभी नहीं बता रहा, लेकिन आप याद रखना विमा भी देख लेना। अभी मैं दिखा दूंगा एक साथ चार्ट, अभी मैं एक साथ अभी दिखा भी दूंगा। और ये डायरेक्ट, या फिर उनके बीच में रिलेशन, जैसे अगर एच आई का मान बढ़ेगा तो एच का मान घटेगा या बढ़ेगा, या फिर ऐसे भी आता है, ठीक है ना। तो एच बराबर एन आई अपॉन एल, ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। अब बात करते हैं कि चुंबकीय जो परिपथ होते हैं और मैग्नेटिक जो चुंबकीय परिपथ और जो वैद्युत परिपथ होते हैं उनके बीच में क्या तुलना होती है। तो जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार से फ्लक्स होता है ना, तो उसी प्रकार से हमारी फ्लक्स जो होती है वो धारा की तरीके से होती है। जैसे धारा हमारी क्या होती है, बहती है, लेकिन फ्लक्स भी इसी तरीके का होता है। फ्लक्स, हाँ फ्लक्स बहता नहीं है, फ्लक्स एक बार में सेटअप हो जाता है, ठीक है। लेकिन बस याद रखना फ्लक्स कभी फ्लो नहीं होता है, लेकिन करंट हमारी फ्लो होती है। लेकिन फ्लक्स और एक दूसरे की कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। बात करते हैं एमएमएफ, जिसे हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इसी तरह से हमारा ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा विद्युत परिपथ में होता है, और एमएफ हमारा चुंबकीय परिपथ में होता है। प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध हमारा विद्युत परिपथ में होता है, और रिलेक्टेंस हमारा चुंबकीय परिपथ में होता है। एमएमएफ एम्पियर टर्न होता है, जिसका मात्रक एमएफ जिसका हम लोग एम्पियर टर्न बोलते हैं, इसका मात्रक ईएमएफ का मात्रक हमारा वोल्ट होता है। रिलेक्टेंस का मात्रक अभी हेनरी इनवर्स था। प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है। और फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए, फ्लक्स घनत्व वेबर पर मीटर स्क्वायर, और धारा घनत्व आई अपॉन ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। एमएमएफ अगर ड्रॉप, जिसे ड्रॉप के अगर हम जैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है वी आर आई आर, इसी तरीके से एमएमएफ भी ड्रॉप कैसे निकालते हैं, फाइन टू एस होता है, ठीक है। ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय तीव्रता की मात्रा कहते हैं एच बराबर एन आई अपन एल होता है। तो विद्युत तीव्रता क्या होती है, ई बराबर वी अपॉन डी होता है। परमियंस बराबर वन अपन रिलेक्टेंस, और कंडक्टेंस बराबर होता है यानी कि चालकता बराबर वन अपन प्रतिरोध। रिलेक्टिविटी बराबर होती है रजिस्टिविटी। चुंबकशीलता बराबर होती है रिलेक्टिविटी, और विशिष्ट चालकता बराबर होती है वन अपन प्रतिरोधकता। ये सारी चीज़ें हो गई, आपने देख भी ली होंगी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, मैंने पहले भी बता रहा हूँ दोस्तों, आपके इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि आपसे राशियाँ पूछ ली जाएंगी, और उसके मात्रक या फिर मात्रक, देखिए मोस्टली तो यही रहता है कि आपको राशि दे दी जाएगी और आपसे उसका मात्रक पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक जल्दी से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, रजिस्टिविटी का मात्रक ओम इंटू मीटर, कंडक्टिविटी का मो जी से हम लोग इसे ओम इनवर्स भी बोलते हैं। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है सीमेंस पर मीटर, या फिर मो पर मीटर। ताप गुणांक का मात्रक होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना दोस्तों, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वोल्टेज का वोल्ट, करंट का एम्पियर, ठीक है ना। विद्युत शक्ति का होता है वॉट, वैद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है जूल, वैद्युत परमिटिविटी का होता है फैरेड पर मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का होता है न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर, वैद्युत फ्लक्स घनत्व का होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, विभव प्रवणता का होता है वोल्ट पर मीटर। ये सारी चीज़ें एक ही पॉइंट पर कलेक्ट होगा। इसे वैसे तो मैंने पहले भी इनके बारे में डिस्कस कर ली। कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फैरेड, टाइम कांस्टेंट का मात्रक सेकंड, मैंने पहले ही बताया था बहुत अच्छी तरीके से। चुंबकशीलता का परमीएबिलिटी का मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं दोस्तों, क्या होता है कि गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा आपका पेपर बनाया जाता है, तो इंग्लिश वाले वर्डों पर आपको ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड वाला जो वर्ड होता है वो सही होता है। हिंदी पे कभी कहा, क्योंकि जो आपको आंसर चेक होगा वो इंग्लिश वाले वर्ड के अकॉर्डिंग ही चेक होगा। तो इस बात की वजह से मैं इंग्लिश पे ज़्यादा भी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है परमेबिलिटी चुंबकशीलता न लिख के इंग्लिश में परमेबिलिटी लिखा हो, और परमियाबिलिटी ऐसे इंग्लिश कोई हिंदी में ऐसे लिख देता है कभी कभी पेपर में। तो इस चीज़ को याद रखना। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसका टेस्ला भी होता है। ये ध्यान रखना इस पॉइंट को कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक एक टेस्ला भी होता है, जो टेस्ला कार भी होती है, सुनी भी होगी आपने। चुंबकीय तीव्रता न्यूटन पर वेबर, या फिर एम्पियर पर मीटर, या फिर ऑर्स्टेड भी होता है। चुंबकीय विभव का मात्रक होता है जूल पर वेबर। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन की तीव्रता एम्पियर पर मीटर। एमएफ होता है एम्पियर टन या फिर गिलबर्ट।
रिलक्टेंस का होता है एम्पियर टर्न पर वेबर, या फिर इसे हम लोग 1/हेनरी भी बोलते हैं। परमियंस का मात्रक वेबर पर एम्पियर टर्न, रिलेक्टिविटी है मीटर पर हेनरी, एडमिटेंस सीमेंस, कैपेसिटी एंड इंडक्टेंस का मात्रक भी सीमेंस होता है। रिटेंटिविटी का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ल्यूमिनस फ्लक्स, देखिए आपने प्रदीप्त वाला जो चैप्टर देखिए एक है ना, आपके सिलेबस में देखा ही होगा, तो उसमें देखा तो इस याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमिन। प्रदीप्त का मात्रक होता है लक्स या फिर मीटर कैंडल। ल्यूमिनेंस का मात्रक होता है कैंडल पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके हो गए, ठीक है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपका जो भी। दोस्तों जब आप मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर आपका पढ़ने को आपको फिर यहाँ पर ये भी पढ़ना पड़ता है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनके गुणों में तुलना, ठीक है ना, कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय है, ये भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर उनके डायरेक्ट यहाँ पर कंपेरिजन ही मैं बता देता हूँ। तो बस यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डायमैग्नेटिक, जिसको हम लोग प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, निम्न होती है, तैसे कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है ना, याद रखना। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात की जाए तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति निम्न तथा धनात्मक होती है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात की जाए तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत अधिक तथा धनात्मक होता है। डायमैग्नेटिक की बात की जाए तो पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन जो हमारे पैरामैग्नेटिक होती हैं उनकी प्रति परम ताप मतलब उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर वहीं पर अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो किरु ताप से निम्न ताप पर इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ाने पर कैसी होती है, घट जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद तथा किरु ताप के ऊपर अन्य चुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं। इन पदार्थों की अपेक्षिक यानी कि चुंबकशीलता एक से कम होती है। किसकी, यहाँ पर किसकी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ का याद रखना, हम लोग बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है। इसके बाद हम और जो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल होती हैं उनकी अपेक्षिक चुंबकशीलता एक से ज़्यादा होती है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो इन पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता एक से बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण की बात करते हैं तो डायरेक्ट ये भी आ जाएगा, देखिए सिंपल सा कि आपको ये उदाहरण दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक है या फिर कौन सा डायमैग्नेटिक है या फिर कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अगर रट्टा मारना याद करना, जैसे भी ये चीज़ें यहाँ अब एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा होता है, ये बस इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। तो पहली बात याद रखना कि जैसे सोना, चांदी, बिस्मत, जल, सिल्वर, मरकरी, नाइट्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजन, ये सब कौन से मटेरियल डायमैग्नेटिक हैं। बात करते हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, सोडियम, प्लेटिनम, ये सब सारे हमारे पैरामैग्नेटिक हैं, ठीक है। तो ये सारे सारे मैंने बता दिए कौन कौन से होते हैं। तो देखिए डायरेक्ट उदाहरण ही आएगा। अब बात करते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु कौन सी होती है आप सभी को पता होगा। अब आपको मिश्र धातु में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जो टंगस्टन हो गया, मैग्नीन हो गया, या फिर जो आपको नाइक्रोम हो गया, फिर क्रोमेल हो गया, ये आपको चार धातु में ध्यान से देखना। तो ये जो चार हैं इनका कंपोजिशन क्या होता है, कि इनमें क्या क्या कितने कितने परसेंट होता है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन यहीं से आने के चांसेस रहेंगे। और कौन सा मटेरियल कहाँ पर यूज होता है, इस ये सब भी क्वेश्चन आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो भी कर रहे हो ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैग्नीन की बात करता हूँ दोस्तों। मैग्नीन में क्या होता है, इसका कंपोजिशन यानी कि इसमें 86% हमारा कॉपर होता है, 12% मैग्नीज और 2% निकेल होता है। यूज कहाँ होता है, मानक प्रतिरोध बनाने में, प्रतिरोध बॉक्स या फिर विद्युत मापी यंत्र बनाने में होता है। कांस्टेंट की बात करें तो दोस्तों जिसमें कांस्टेंट हमारा 60% कॉपर और 40% निकेल होता है। प्रयोग होता है संट, थर्मोकपल वायर या फिर वायर बॉन्डेड परिशुद्ध या फिर रजिस्टर बनाने में यूज होता है। नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम में हमारा 75% निकेल, 20% क्रोमियम, 15% मैग्नीज होता है, और बाकी थोड़ा बहुत जो बचा है वो हमारा फिर आयरन हम तो यूज ही कर लेते हैं, ठीक है। यूज कहाँ पर होता है, तो देखिए मैं दो ही तरीके, एक तो डायरेक्ट आपका कंपोजिशन पूछेगा, अगर कंपोजिशन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट ये तो समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो फिर यहीं से आएगा कि इस चीज़ की मतलब जैसे ये पूछ लेगा कि विद्युत हीटर के तार मतलब विद्युत हीटर जो होता है उसका तार बनाने में कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो याद रखना कौन सा यूज होता है, नाइक्रोम यूज होता है। गीजर का जो फिलामेंट हो गया इन सबको बनाने में नाइक्रोम का यूज होता है। क्रोमिल क्या होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, क्रोमिल जो होता है बहुत ही इसका हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, और इसका प्रयोग हमारी जो विद्युत भट्टियाँ होती हैं, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली भट्टियाँ होती हैं उनका तंतु बनाने में यूज होता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें से 71% हमारा आयरन, 23% प्लस 4% हमारा एल्यूमिनियम, 0.6% हमारा क्या यूज होता है, वो हमारा यूज होता है मैग्नीज, 0.6% हमारा निकेल होता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, ये सारा का सारा तो रहा आपका। अब बात करते हैं एसी फंडामेंटल की। एसी फंडामेंटल में जैसे आपने जो एसी परिपथ पढ़े ना, उसी के ये सारे के सारे फॉर्मूले। अब सबसे पहले तो याद रखना ये आपको डायरेक्ट इसी तरीके से फॉर्म आ जाएगा कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर VRMS अपन V एवरेज होता है, V एवरेज यानी कि किसी भी यानी कि वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकता है, जैसे वोल्टेज का RMS मान
बटे वोल्टेज का एवरेज मान, इसका जो अनुपात होता है उसे हम लोग फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। पीक फैक्टर की बात करें तो वी मैक्स अपन वी आर एम एस होता है। अब यहाँ से देख लीजिए ये डायरेक्ट फार्मूले हैं, या फिर ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो साइन वेव होती है, बहुत ज़्यादा जब टफ पूछेगा तभी ऐसे पूछेगा कि जो साइन वेव होती है उसके फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, तो याद रखना 1.1 होता है, और पीक फैक्टर का मान 1.41 होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है 1.57, और जो पीक फैक्टर होता है उसका 2 होता है। फार्मूले यहाँ पर ये लिखे हुए हैं आई मैक्स अपॉन पाई या फिर आई मैक्स अपॉन 2। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसका मान जो होता है 1.11 होता है, और पीक होता है वो होता है 1.41। ट्रायंगुलर जो वेव होती है उसको 1.55 होता है, और 1.7 होता है हमारे पीक। दोस्तों अब याद रखना ये जो आपका रेक्टेंगुलर वेव होती है, रेक्टेंगुलर वेव में देखिए हर एक में चाहे साइन वेव हो चाहे ट्रायंगुलर वेव हो, सब में फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का मान अलग अलग होता है। लेकिन जो रेक्टेंगुलर वेव होती है, रेक्टेंगुलर वेव में हमारा जो चाहे पीक फैक्टर हो और चाहे फॉर्म फैक्टर, दोनों का मान ही समान होता है। याद रखना कितना होता है, एक एक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसे आप स्टार लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसका मान कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल या फिर 2πfl। कैसे आपको क्वेश्चन हो सकता है आएगा, तो आपको एल का मान दे देगा और एफ का मान दे देगा, फ्रीक्वेंसी का मान दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल कितना, कैसे कितना होगा ये। या फिर ऐसे ही दे सकता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है हमारा ये देख लीजिए, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी या फिर इक्वल टू 1/2πfc। सिंपल से याद रखना कि जैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आ जाएगी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस घटेगा या बढ़ेगा, तो याद रखना बढ़ेगा। और सेम इसका जस्ट अपोजिट होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस में, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान घटता है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हमारा जो डीसी सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस का मान सीधे आर होता है, लेकिन एसी सर्किट में हमारा इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस होता है, तो वहाँ पर इसका फॉर्मूला, उसको वहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस को से इंपीडेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जेड बराबर अंडर आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। यहाँ पर अगर जैसे एक्स या फिर इसको फॉर्मूला थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यानी कि ये एक्स का मान क्या है, अगर दोनों दिए हुए किसी सर्किट में एल और सी, तो दोनों को मतलब जो ज़्यादा होगा दोनों को आपस में घटा लीजिए, जिसका मान ज़्यादा हो उसको करके, यानी कि जो डिफरेंस करने के बाद जो मान निकले उसका आपको स्क्वायर करना होता है। पावर फैक्टर देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर किस सर्किट का कैसा होता है यहीं पर मैं बता दूं। सबसे पहले तो फॉर्मूले की बात करें तो पावर फैक्टर फॉर्मूला ये होता है cos फाई होता है, ठीक है ना, और जी बराबर अपॉन वाई होता है, इसका मात्रक पावर फैक्टर तो मो, ठीक है ना। और इसके बाद बात करें ससेप्टेंस का, तो इसका मात्रक वी बराबर वन एक्स होता है। पावर फैक्टर की बात करें तो जो रजिस्टिव सर्किट होता है, डीसी सर्किट होता है, उसका पावर फैक्टर हमारा 1 होता है, ठीक है। जो हमारा इंडक्टिव सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है, और जो हमारा कैपेसिटिव सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। बात करते हैं इंडक्टिव ससेप्टेंस के मात्रक बी एल बराबर 1/एक्सएल होता है। ये सारी चीज़ें एडमिटेंस आप देख सकते हैं। एडमिटेंस का मात्रक क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है वाई बराबर 1/जेड या फिर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीरीज रेजोनेंस सर्किट आपका फॉर्मूला देखिए डायरेक्ट यहीं से आ जाता है कि सीरीज रेजोनेंस का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना ये होता है जिसे हम लोग एफ नॉट या फिर एफ आर से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट एल अपॉन सी, ठीक है ना। हाफ पावर पॉइंट की बात करें तो हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पर आवृत्ति का बैंड अंकुरीय कितना बैंड अनुक्रिय कितना होता है, -3 डेसिबल होता है। फॉर्मूले की बात करें तो पी हाफ बराबर पी मैक्स अपॉन 2 होता है। सर्किट इम्पीडेंस या एट हाफ पावर पॉइंट कितना होता है, जेड बराबर अंडर रूट 2 इंटू आर होता है। क्वालिटी फैक्टर देख लीजिए, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 2π इंटू मैक्सिमम स्टोर एनर्जी अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, यानी कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है और एक साइकिल में कितनी एनर्जी विसरित हो रही है, इसका फॉर्मूला ये होता है। ये बहुत सारे फॉर्मूले, जो भी सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, इसमें से कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो चीज़ बता दूं मैं आपको। इसमें से तो पहला फॉर्मूला तो आपका ये देख लीजिए, जो क्वालिटी फैक्टर होता है इसका, एक तो ये फॉर्मूला ज़्यादा फेमस रहता है 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। इसके बाद ये वाला भी फॉर्मूला आप देख लेना। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला एफ नॉट अपॉन, यानी कि एफ नॉट अपॉन F2 माइनस F1 ये होता है। या फिर ये वाला कि जो हमारा इन दोनों में रिलेशन भी पूछ सकता है कि क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में क्या रिलेशन होता है, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि बैंडविड्थ बढ़ेगी तो क्वालिटी फैक्टर घटेगा, अगर बैंडविड्थ घटेगी तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने भी चार याद रखना, 1 2 3 और 4, ये चारों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना, ठीक है। ये आगे आपके सिंपल सा डायरेक्ट आपका आ गया किस तरीके से आप बैंडविड्थ रिलेटेड
निकाल पाएंगे। तो बैंडविड्थ अगर किसी सर्किट का निकालना है तो आपको ये कुछ चीज़ें दी हुई गई होंगी, आर और एल का मान दिया गया होगा। तो सिंपल सा आर बराबर 2πL होता है फार्मूला। रिलेशनशिप बिटवीन सेलेक्टिविटी और बैंडविड्थ वो मैंने बताई थी। सेलेक्टिविटी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेलेक्टिविटी इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर होता है। तो याद रखना यहाँ से एक और बन गया कि क्वालिटी फैक्टर और सेलेक्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस वजह से सेलेक्टिविटी और बैंडविड्थ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है दोस्तों, ये और देख लीजिए यहाँ जो श्रेणी और समांतर अनुनादी परपथ की तुलना यहाँ पर की गई है। पहले तो जैसे प्रतिबाधा की बात करता हूँ, तो प्रतिबाधा में क्या होता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना। जैसे प्रतिबाधा में क्या होता है, हमारी प्रतिबाधा श्रेणी परपथ में न्यूनतम होती है लेकिन समांतर परिपथ में अधिकतम होती है। धारा का मान अधिकतम होता है श्रेणी परपथ में और समांतर परिपथ में धारा का मान न्यूनतम होता है। प्रभावी प्रतिबाधा का मान हमारा प्रतिरोध R होता है और इसमें होता है L बराबर L/CR होता है। पावर फैक्टर इसमें हमारा इकाई होता है, इसमें भी दोनों में ही हमारा जो भी कोई भी जो अनुनादी पर उसमें L और C तो होता है लेकिन वहाँ पर जो पावर फैक्टर होता है इकाई ही होता है। अनुनादी आवृत्ति की बात करें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो दोनों में ये देख लीजिए जो हमारा श्रेणी परपथ होता है उसमें होता है 1/2π√LC और इसमें होता है 1/2π√1/LC माइनस R²/L²। ठीक है ना। जो अगर यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा कि अगर F का मान हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से लेस है तो हमारा सीरीज सर्किट कैपेसिटी होगा और इंडक्टिव सर्किट होगा, समांतर में इंडक्टिव सर्किट होगा। अगर F का मान रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इंडक्टिव सर्किट होगा और वो कैपेसिटिव सर्किट होगा। क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो XL/R होता है, उसमें XL/, इसमें भी R ही होता है। मैग्नीफाइज क्या करता है, क्या प्रवर्धित करता है, तो जो हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है और हमारा समांतर वो हमारा करंट को बढ़ाता है। अब बात करते हैं 3 फेज सर्किट से रिलेटेड थोड़ा। तो याद रखना हमेशा दोस्तों जो स्टार कनेक्शन होता है, देखिए थोड़े से टफ हैं हो सकता है, लेकिन ये इस तरीके की भी थोड़ा तो लेवल हो सकता है अगर बढ़ा तो इस तरीके के क्वेश्चन याद रखना कि जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें हमेशा याद रखना जो आर फेज में और वाई फेज में, देखिए हमेशा याद रखना जो फेज सीक्वेंस होता है वो होता है RYB। हमेशा याद रखना ये हमारा फेज सीक्वेंस होता है, इसी में घूमता है, पहले आर आएगा फिर वाई आएगा फिर बी आएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं YBR, ठीक है ना, इसको ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं BRY, ऐसे भी। तो मैंने कि पहले आर फिर वाई फिर बी, तो किसी देखिए पहले, अब ऐसे भी आ सकता है कि बी के पहले वाई आया फिर आया, तो अगर आप यहाँ से चलेंगे तो भी तो ऐसे आ जाएगा। तो याद रखना फेज सीक्वेंस RYB होता है, इसी के क्लॉकवाइज में चलता है। अगर वोल्टेज की बात करें तो लाइन वोल्टेज हमेशा याद रखना √3 इंटू फेज वोल्टेज, यानी कि फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है। अगर फेज वोल्टेज आपको निकालना है तो लाइन वोल्टेज में √3 का भाग दे दीजिए। अगर हम लोग पावर की बात करें तो अगर आपको V फेज की पावर, अगर एक फेज की पावर और एक फेज की करंट पता है तो अगर आपको पावर निकालनी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको एक फेज में अगर आपको एक फेज की लाइन करंट और एक फेज की एक ब्रांच की आपको लाइन करंट और लाइन वोल्टेज पता है तो उसका फॉर्मूला होता है √3 VL/IL cos⁵। डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो जिस प्रकार से स्टार कनेक्शन में सभी तीनों करंटों का मान 0 होता है उसी प्रकार डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज का मान 0 होता है। उसमें से हमारा याद रखना है जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें से हमारा करंट का मान सेम होता है लेकिन डेल्टा में हमारा वोल्टेज का मान उसी प्रकार से सेम होता है। पावर का मान दोनों में सेम ही रहता है, ठीक है ना, पावर का जो फॉर्मूला होता है दोनों में सेम रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं त्रुटियाँ।